नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटी एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे आज के इस सेशन में। उम्मीद करता हूं कि मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको ज़रूर पसंद आते होंगे, और साथ ही साथ ये जो पॉलिटी एमसीक्यूज है ना, अगर आप इन्हें रिवाइज करोगे प्रॉपरली और अगर आप अपने डाउट्स क्लियर करोगे और इन पॉलिटी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे, तो राहुल अग्रवाल यूपीएससी यूट्यूब चैनल में दिखाए गए जितने पॉलिटी एमसीक्यूज हैं आपके आने वाले प्रीलिम्स में आपकी काम आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए, दो स्टेटमेंट्स है। पहला सवाल आपके सामने है, यहां पे लिखा हुआ है कि वाइल एक्टिंग एज प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की तरह जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, तो उस समय वो राज्यसभा के चेयरमैन के ऑफिस की ड्यूटी नहीं परफॉर्म करते। देखो, आप सभी को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ठीक है। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि जब वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बना हुआ है, तब वो राज्यसभा का चेयरमैन कैसे होगा? एक ही तो आदमी है, दोनों जगह कैसे हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है। उस दौरान राज्यसभा के चेयरमैन की जो भी ड्यूटीज हैं वो राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन परफॉर्म करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं करता। एब्सोल्युटली करेक्ट है। During any period when the vice president act as president, he is entitled to the salary of the president। मतलब यहां पे ये बोला गया है कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं तो उस समय उनको प्रेसिडेंट वाली सैलरी मिलती है। बिल्कुल सही बात है। जितने समय के लिए भी आप एक्टिंग प्रेसिडेंट रहोगे, उतने समय आपको सैलरी भी प्रेसिडेंट वाली ही मिलेगी। दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट्स में पूछिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, मैं चाहता हूं आप सभी की मदद हो और ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी ये पॉलिटी एमसीक्यूज कुछ सिखा के जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दो स्टेटमेंट्स है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कोरम इन पार्लियामेंट। ठीक है, कोरम इन पार्लियामेंट दो स्टेटमेंट्स हैं। इट इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच हाउस एक्सक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इट कैन बी अमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट। दो स्टेटमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू कोरम। देखो, कोरम मतलब क्या होता है? कोरम मतलब होता है कि कम से कम इतने मेंबर्स होने चाहिए, नहीं तो मीटिंग नहीं होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ कोरम। ठीक है। सो पार्लियामेंट में अगर हम देखें, चाहे मैं लोकसभा की बात कर लूं चाहे राज्यसभा की बात कर लूं, लोकसभा में जो कोरम होगा वो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 होगा। यानी कि अगर टोटल स्ट्रेंथ है 500, ठीक है, तो कोरम होगा 50। यानी कि कम से कम 50 मेंबर्स होने चाहिए, तभी लोकसभा की मीटिंग होगी। अब आप खुद सोचो ना कि यार सब एब्सेंट हैं, सिर्फ 20 लोग आए हैं, तो 20 लोगों के साथ मीटिंग क्या करेंगे? इसीलिए एक लिमिट बनाई गई है कि 1/10 होना चाहिए, जिसे कोरम कहते हैं। ठीक है। सो कोरम इज द 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर। इट एक्सक्लूड्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है, ये गलत होगा। स्पीकर को भी इंक्लूड किया जाता है जब हम 1/10 काउंट करते हैं। ठीक है, तो स्पीकर इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड नहीं होता। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। इट कैन बी अमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट भी गलत होगा, क्योंकि कोरम को अमेंड पार्लियामेंट करेगी दोस्तों, बाय सिंपल मेजॉरिटी। प्रेसिडेंट कैसे अमेंड करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव राष्ट्रपति कैसे लेके आएंगे? वो तो पार्लियामेंट लाएगी। समझने वाली बात है। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी। अगला सवाल आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट, डॉक्टर बी आर अंबेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, पार्लियामेंट हैज एम्पावर्ड द हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स। देखो, यहां पे एक चीज आपको समझना होगा कि हाई कोर्ट इंडिया में रिट्स इशू करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी रिट इशू करती है, ये आपको पता है। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ही रिट्स इशू करते हैं। सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने का पावर आखिर किसने दिया? तो ये पावर पार्लियामेंट ने, प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया है। ये पावर दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्योंकि हाई कोर्ट रिट्स इशू करता है अंडर आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करते हैं अंडर आर्टिकल 32। तो ये आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ने पावर दिए है ना। राष्ट्रपति ने, पार्लियामेंट ने तो नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। सो यहां पे पार्लियामेंट की जगह कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहा, यह बात तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा? ये स्टेटमेंट गलत होगा। जब तक डॉक्टर अंबेडकर थे तब तक तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बेसिक स्ट्रक्चर का तो कॉन्सेप्ट आया ही बाद में है, केशवानंद भारती केस के बाद। उस समय डॉक्टर बी आर अंबेडकर कहां थे?
ओके, सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आर्टिकल 32 को मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कह सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे कह सकते हैं, उस समय तो किसी ने सुना ही नहीं था बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स आपको ट्रैप करने के लिए बनाई जाती है, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए बनाई जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे गलत हैं, करेक्ट आंसर होगा इसका डी। अगला सवाल, यहां पे फिर से दो स्टेटमेंट्स हैं, दिखने में बहुत आसान लग रहे हैं लेकिन गलती होती है लगभग 60% स्टूडेंट से। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी, देखो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में आता था पहले, लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट से इसको डिलीट कर दिया गया, ये तो सभी को पता है। करेंटली राइट टू प्रॉपर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है? बिल्कुल है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 300A। तो जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहलाती है दोस्तों। तो राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे गलत होगा। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल करेक्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ये नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एलएम सिंघवी कमिटी। एलएम सिंघवी कमिटी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स हैं। इट रेकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्याय पंचायत। इट वाज अपॉइंटेड बाय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। It recommended the establishment of judicial tribunals in each state to adjudicate controversies about election to the पंचायती राज। देखो एलएम सिंघवी कमिटी बनाई गई थी राजीव देसाई सरकार द्वारा, अपॉइंट की गई थी। ठीक है, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया था। सेकंड स्टेटमेंट यहां पे टोटली फॉल्स होगा। इसके रिकमेंडेशंस क्लास के बाद याद से पढ़ लेना। इसने रेकमेंड किया था न्याय पंचायत का एस्टैब्लिशमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। और साथ ही साथ इसने रेकमेंड किया था हर राज्य में जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं ताकि पंचायती राज से रिलेटेड जो भी इलेक्शंस हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सके। सो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर इज ए, 1 and 3 ओनली। ओके, 1986 में इट वाज अपॉइंटेड बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Committee on the Functions of the Constituent Assembly was chaired by Dr. Rajendra Prasad. Special committee to examine the draft constitution was chaired by Dr. B.R. Ambedkar. तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके चेयरमैन थे जीवी मावलंकर जी। ठीक है, और उसी तरीके से जो स्पेशल कमिटी बनाई गई थी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। सो दोनों स्टेटमेंट यहां पे गलत होंगे। करेक्ट आंसर होगा इसका नीदर 1 nor 2, दैट इज डी। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके काम आएगी। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो और क्या आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलते रहें, मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी।